और हर बार जितना साधारण नहीं होगा। बचपन से कभी आपने मुझे साधारण बनाना चाहा ही नहीं बाबा। हर बार यही सिखाया कि भीम बेटा नायक की तरह सोचो, और नायक को तो हर बार ना हारने के लिए बहुत सारी चीजें झोंकनी पड़ती है। कई बार सोचता हूं अगर तुम बड़ौदा चले गए होते तो कम से कम यहाँ की मुसीबतों से तो बच जाते। उससे क्या फर्क पड़ता बाबा? अभी यहाँ बंबई में जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई यहाँ लड़ रहा हूं, वही लड़ाई वहां जाकर लड़ता। लोग बदलते, मानसिकता वही रहती, और मैं भी वहां अकेला लड़ाई लड़ रहा होता। बाबा, ये जो सातारा से लड़ाई शुरू हुई है ना, ये बंबई हो, चाहे बड़ौदा हो, या चाहे और कुछ, अंतिम समय तक जारी रहेगी। अच्छा बाबा, मैं इसलिए आया था कि आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ, कहो। जिन बच्चों की कॉपियां कल मेरी वजह से फट गई, जिनके माँ बाप अभी आए थे, मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को मैं नई कॉपियां खरीद कर दे दूं। हाँ। लेकिन इतनी सारी कॉपियां खरीदने के पैसे अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हो तो, नहीं, उधार समझ कर दे दीजिए, मैं आपको लौटाऊंगा। हाँ मेरे, मगर पैसे होंगे तो देंगे ना उधार। नहीं है पैसे, और अगर मांगने वाले तुम हो तो बिल्कुल नहीं है। जीजा भाई, आज तक कभी भीम ने पैसे नहीं मांगे, और आज मांग रहा है तो उसे मुझे दे देने दो। नहीं, इस आदमी को मदद नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओ। जीजा भाई, हर बार बहस नहीं। ठीक है, बहस नहीं। हाँ, बहस नहीं, सीधे सीधे कहती हूँ, आप इस आदमी को मदद नहीं करेंगे। देखो जीजा भाई। बाबा, अब दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं कुछ और उपाय ढूंढ लूंगा। हाँ, जाओ जाओ, दूसरा हो, जाओ। जा क्यों रहा है? रमा, वो भीमराव यहाँ लौटकर कभी नहीं आएगा। अरे उलझा हुआ कहीं खुद के द्वारा खड़ी की गई समस्याओं को लेकर। कुल मिलाकर आप सब ये समझ लीजिए कि ये जो इतने दिनों से नौटंकी चल रही थी ना उस भीमराव की, जगह जगह पर्चे बांटना, जगह जगह पर्चे चिपकाना, उन सब से कुछ हासिल नहीं हुआ उसे। हुआ ना हासिल। बहुत कुछ हासिल हुआ है मेघनाथ जी, और पहली बात तो ये कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, और दूसरी बात ये कि आप लोग जो रोज वहां बैठकर अखबार पढ़ते हैं, आज यहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक यहाँ कुछ हुआ कैसे नहीं। आप सबके दिल में जो ये कौतूहल पैदा हुआ है ना, ये हासिल हुआ है। और आप सब देखिए, धीरे धीरे ये कौतूहल और लोगों के दिल में भी पैदा होगा, और किसी एक के दिल में जहां संवेदना की जमीन है, वहां ये कौतूहल कोशिश का रूप लेगा, और कोशिश अन्याय के खिलाफ लड़ने की। और मेघनाथ जी,
जो लोग अन्याय के खिलाफ होते हैं वो बस देखते हैं। ऐसे देखने वाले में किसी एक के भी दिल को अगर मैं परिवर्तित कर पाया और उसके मन में कौतूहल पैदा कर पाया ना, तो बस हो गया मेरा काम। और आप लोग जाइए ना, रोज की तरह अखबार पढ़िए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए। रुकिए, क्या चल रहा है भीमराव? हैं? नहीं समझ में नहीं आता मुझे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है या सब बेच खाई तुमने? ये कैसा घिनौना खेल खेल रहे हो तुम इन मासूम बच्चों के साथ? लक्ष्य पूरा होने तक रुकना लड़ाई के सिद्धांतों में नहीं होता। सही बोला तुमने, एकदम सही। तुम्हारे इन्हीं सिद्धांतों को लेकर वो पुरुषोत्तम चौल में अपने समर्थकों के साथ तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है और तुम यहाँ हमारे विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ो, जी भर कर लड़ाई लड़ो। पर एक बात बताओ भीमराव, ये दीपक जो तुम्हें अपना नायक मानता है, अपना आदर्श मानता है, गुरु हो ना तुम इसके? हा? इसके पिता पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हें अच्छा लगता है? खुशी मिलती है क्या? हा? जैसे मेरे बाबा है उस हिसाब से रहे भूखे। मेरी इस बात पर एक बार सोचना जरूर भीमराव। अरे उस पुरुषोत्तम को भूखा प्यासा देखकर तुम्हारा ईमान नहीं डोलता कभी? है? तुम्हारी आत्मा तुम्हें अंदर से कचोटती नहीं है कभी? लगता है तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं मर गई हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। है? चलो रे। भीम भैया, आप उनकी बातों के बारे में मत सोचिए। दीपक, ये अपने पास रखो और जैसे हमने ये लिखा है ना, कल की तरह वैसे ही इस पर लिखकर रख देना। अब तुम ये सब करके रखो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ठीक है भीम भैया। तुम कुछ भी बोलते हो तो पूरी सेना लग जाती है उसे सच बताने में, उसके महिमा का बखान करने में, और फिर सामने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है शोभा काकी, आप अभी कुछ मत बोलिए और कोई कुछ मत बोलिए। अब सिर्फ मैं और पुरुषोत्तम काका बात करेंगे। बताइए पुरुषोत्तम काका, कैसे समझना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं तो आपकी बात मानने वाला नहीं हूं कि आप दीपक की शादी करा सकते हैं, लेकिन मैं मेरी बात आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। बताइए कैसे समझेंगे? हाँ तो समझा दो, बहुत पढ़े लिखे हो ना, समझाओ कि हम जैसे लोग समझ सके। हाँ, आखिर हम भी तो समझे कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है। पढ़े लिखे लोग कैसे समझाते हैं, समझाओ। हितेश काका, आप समझते क्यों नहीं हैं? अभी अभी तय हुआ ना कि सिर्फ ये दोनों बात करेंगे, तो करने दीजिए ना इन्हें बात। हाँ, एक एक बात होगी। तो भीमराव बताओ, है कोई तरीका समझाने का कि दीपक की शादी इस उम्र में नहीं हो सकती? बताओ, मेरी बात मानो या हमसे लड़ाई करते रहो। पता नहीं भीम भैया और मेरे पापा में क्या होगा। बाबा मेरे अजीब है, कहीं गुस्से और चिढ़ में आके भीम भैया की बेइज्जती ना कर दे, और बेइज्जती करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ तो बताओ भीमराव अंबेडकर, है कोई तरीका? हाँ तो हो जाए आज फैसला, इन दोनों में से कौन सही सोचता है। हाँ, हो जाए हो जाए। क्यों आप फालतू में उलझ रहे हैं? नहीं शोभा काकी,
आजमाने दीजिए इन्हें। अब तो पत्नी ने भी कहा है ना, समझाओ, तो कोई तरीका निकालो। गिरे हुए इंसान हो ना, अपने बेटे के दहेज के पैसे पहले ही आधा ले चुके हो। जरूरत के समय विवाद तय हो गया, इसलिए ले लिए पैसे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि करा दो शादी दीपक की, तो आधा दहेज और मिल जाएगा और हमारा जीवन चल जाएगा। जीवन चल जाएगा? अरे मुझे लगता था एक बाप का दिल शायद अपने बेटे का ब्याह करना चाह रहा, मगर अब पता चला कि एक बाप का दिल नहीं, बल्कि एक लालची आदमी का दिल अपने बेटे के लिए दहेज का सौदा कर रहा है। लेकिन अब तो मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। धरना देना है ना, तो दो धरना, जो करना है वो करो, लेकिन अब मैं दीपक की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा, माँ, बेटे और भीमराव को भी। आप समझ नहीं रहे हैं, पत्रकारिता में एक शब्द है, चिंगारी। भीमराव की मुहिम की चिंगारी अगर किसी सूखे पत्ते में लग गई ना, तो हम सब के मंसूबों को जलाकर राख कर देगी। मैनेजर साहब, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। भीमराव की ये चिंगारी भी ना कल तक बुझने वाली है। क्या है ना, चिंगारी को जलाए रखने के लिए पैसे चाहिए, और वो भीमराव के पास है नहीं। और ये निम्न जाति के जो लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके खुद के हालात होते हैं। एक बार जब पेट की आग बढ़ती है ना, तो फिर काहे की लड़ाई, काहे की चिंगारी, सा वहीं का वहीं, धरा का धरा रह जाता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस भीमराव के पास भी कल तक सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। बाबा, राम जी और रमा दोनों ने ही दिन भर काम ढूंढा, पर किसी को भी काम नहीं मिला। इसका मतलब है किसी ने भी पैसे नहीं कमाए। और बाबा, जब पैसे ही नहीं कमाए तो कहां से भीमराव कागज लाएगा? और जब कागज ही नहीं होगा तो कहां से पर्चियां बनाकर बांटेगा वो? लेकिन आप जानते हैं, उसकी किस्मत ऐसी है कि कोई ना कोई उसको साथ देने वाला मिल ही जाता है। खैर, देखते हैं क्या होता है। अरे जो होगा अच्छा ही होगा, और हमारे पक्ष में होगा। आप निश्चिंत रहिए। अरे हम जिंदा रहेंगे तो धरना देंगे ना। अब भूखे प्यासे अगर मर जाएंगे तो धरना कौन देगा? इसलिए धरना पे बैठने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। अब ये सोचो ना, हम धरना दें किसके लिए? हाँ, इस भीमराव के लिए। डरावना छोड़ो, खाने की व्यवस्था करो। हाँ। अबे, हमें भी तो भूख लगी है। थोड़ा सब्र करो, सबको सोने दो, फिर चुपके चुरा के खाएंगे। किसी को पता थोड़ी ना लगना है कि हमने रात में खाना खाया था। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है पुरुषोत्तम। खाना तो ठीक है, खाना तो तुम लाओगे ही, लेकिन थोड़ा सा पीना। क्यों नहीं? बस थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। और साथ में बड़ों की बात छोटों के मानने से चलती है।
विरोध का झंडा हाथ में लेके लड़ाइयां लड़ी जात हैं, रिश्ते नहीं चलत हैं। अरे भाड़ में गया रिश्ता, मैं नहीं मानता हूँ इन्हें अपना बाप। बहुत दिनों पहले मेरी आई के साथ जबरदस्ती की थी, आज मेरे साथ कर रहे हैं। बहुत खुश हो गए होगे ना तुम, एक बाप को अपने बेटे से छीनकर। जाओ लड्डू बांटो, कॉफियां बांटो। आई, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस आदमी की नौटंकी से। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे मत बुलाइएगा। रुको दीपक, देखो तुम चाहे इन्हें अपने बाबा मानो या ना मानो, मगर तुम्हारे बाबा तो यही है। और ये सब लोग चाहे जैसे हैं, मगर अभी सही कह रहे हैं। रिश्तों की लड़ाई में समझदारी दिखानी चाहिए, तेवर और गुस्सा नहीं। इनसे इस तरह से बात करना ये बदतमीजी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इनसे एक बार बात करनी चाहिए अच्छे से। इसलिए जाओ इनके साथ, इन्हें चाहे तो बाहर लेकर जाओ, इनसे अपनी बात कहो, इनकी बातों का विरोध करो, इन्हें अपनी बात मनवाओ, लेकिन इनसे अच्छे से बात करो। भीम भैया, ये आदमी बात करने के लायक ही नहीं है। मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा। बाबा, क्या नाटक चाहते हैं आप जिंदगी में? नाटक नहीं बेटा, तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। देखिए बाबा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बीच में कुछ भी करना वो नाटक है। और घर बसा है ना मेरा, आप हैं, मैं हूँ, आई है, अब क्या घर बसाना? हम तीनों के बीच एक और आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी। तो वो मेरी, तुम्हारी, तुम्हारे माँ की सेवा करेगी और सुबह से लेकर शाम तक हम सबकी जरूरतों का ख्याल रखेगी, चाय से लेकर नाश्ते तक और घर की सफाई से लेकर तुम्हारे पैर दबाने तक। सोचो कितना अच्छा जीवन होगा। मतलब बाबा, आप एक नौकरानी लाना चाहते हैं? नौकरानी नहीं बेटा, पत्नी बोल रहा हूँ। बाबा, भीम भैया कहते हैं कि पत्नी साथी होती है, कई बार माँ होती है, कई बार बहन होती है, कई बार गुरु भी होती है। और सेवा कराने से कोई पति नहीं बन जाता, बल्कि एक दूसरे के समर्पण से पति पत्नी बनते हैं। और समर्पण करने के लिए सक्षम होना जरूरी है, इसलिए तो पढ़ लिख रहा हूँ। झूठ बोलता है भीमराव। सच बोलते हैं। आपके हिसाब से पत्नी की परिभाषा वो है जैसे मेरी आई पत्नी बनी। पूरे जीवन बस उन्हें रोते हुए देखा, दुखी देखा। मैं जब भी शादी करूंगा ना, तो मेरी पत्नी को आई की तरह जीवन नहीं दूंगा, बल्कि रमत ताई की तरह जीवन दूंगा। भीम भीम भीम, बाप मैं हूँ या भीमराव है? आप है मेरे बाबा, मगर भीम भैया ने मुझे जीना सिखाया, सोचना सिखाया और फैसले करना सिखाया। और अभी भी उन्होंने ही समझाया कि अपने बाबा को समझाओ। बाबा, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, बात मान जाइए मेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानेगा तो तुम्हारा बाप भी। दीपक, पुरुषोत्तम काका, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने बेटे को मारते रहें। जैसे बेटा या बेटी पर दबाव होता है अच्छी संतान बनने का, वैसे ही माँ बाप पर दबाव होना चाहिए अच्छे माँ बाप बनने का। बेटे की विवाह की बात कर रहे हैं ना, और बेटे पर ही हाथ उठा रहे हैं। बात करने आए थे ना, हो गई बात। तो इसका मतलब ये सही सवाल अगर किसी
सही आदमी तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारा खेल खत्म। महिपाल जी, आप तो मुझे कॉलेज से देखते आए हैं ना, अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं आप मुझे, फिर भी ऐसे बातें करते हैं। अगर मैं ऐसे ही रोज कल कल की सोचता रहा तो मेरा आज कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कल के बारे में कल सोचूंगा। हो गया दीपक? हो गया भीम भैया। तो कर लो भीमराव, हारने से पहले अपनी ये आखिरी कोशिशें भी कर लो। सही है, चलो चलते हैं। पुरुषोत्तम, थोड़ा आगे। बस। कैसा बाप है रे तू? हैं? तेरा बेटा तेरे सामने इतनी जबान चला रहा है और तू खड़े खड़े मुंह देख रहा है उसका। इस भीमराव ने तेरे बेटे को अपना चमचा बना दिया है। जो भीमराव कहता है वही दीपक करता है। ये सब देखकर तुझे नफरत नहीं होती उस भीमराव से? होती है। अरे गुस्सा आता है कि नहीं उस भीमराव पर? बहुत ज्यादा। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का। सुन, वो भीमराव के हाथ में जो सवालों के कागज है ना, तो उससे छीन और भाग जा। और तब तक भागना जब तक कि वो दौड़ते दौड़ते थक ना जाए। जब वो दोनों थक कर चूर हो जाए ना, तो वो कागज उनके मुंह पर फाड़ कर फेंक देना। तब समझ आएगा उस भीमराव को कि पुरुषोत्तम क्या चीज है, और तेरा थोड़ा बदला भी पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे सोच क्या रहा है? अरे जाओ उसके पीछे, इससे तेरा गुस्सा भी शांत होगा। चाचा भाग भाग। सही। अरे भीमराव, तुमने इसके बेटे को छीना है तो ये तुमसे कागज तो छीन ही सकता है। मेघनाथ जी कुछ भी कहिए, दिमाग बहुत सही लगा। तुम और तुम पहले ये बताओ, आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिए जाए? ए बुड्ढे, कौन हो तुम जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो? हमारे बाबा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलोगे। नहीं बोलोगे? मैं कौन हूं बाद में बता दूंगा, लेकिन सवाल पहले मेरा है। आखिर तुम दोनों को ये कागज क्यों उठाने दिया जाए? झगड़ा मेरे और इस भीमराव के बीच में था, तो इसे सुलझाने का मौका भी हम दोनों को मिलना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत उसके उतने कागज। और तुम्हें? बाबा, ताकत के हिसाब से कोई कैसे कुछ चुन सकता है? अगर ताकत के हिसाब से चुनने लगेंगे तो कमजोर व्यक्ति कभी कुछ चुन ही नहीं पाएगा। ना वर्तमान, ना अधिकार, ना प्रेम, ना भविष्य, कुछ भी नहीं। इन कागजों पर मेरी तकलीफ लिखी है मैंने, मेरा सवाल लिखा है। ये मेरे भविष्य से जुड़े हुए हैं। मेरा भविष्य बिखरा हुआ है और इन्हें ईर्ष्या है मुझसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कागज फाड़ने की कोशिश भी करेंगे। बाबा, हर व्यक्ति को भविष्य चुनने का अधिकार होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या। बाबा, ये ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करके हम सबको छोटा साबित करने में लगा हुआ होता है। हम छोटी जाति के लोग हैं। इसने पढ़ लिख लिया तो इसे लगता है कि इसे बड़ी जगह नौकरी मिलनी चाहिए। पर कैसे? क्यों देंगे बड़ी जाति वाले काम? क्यों नहीं देंगे बड़ी जात वाले काम? मैं कौन सी जात से हूं इसका क्या लेना देना है? योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, और मुझे भी अखबार के ऑफिस में योग्यता के आधार पर नौकरी मिली थी। मैं अच्छे से काम भी कर रहा था, लेकिन जात के नाम पर उन लोगों ने नफरत की और फिर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई।
और अफवाहों के आधार पर उस ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया है। अब मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरा सवाल पूरे बंबई शहर में घूम घूम कर लोगों तक पहुंचा। इस पूरे शहर में कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ही ना जो इस अन्याय में मेरे साथ खड़े हो जाए। आगे बढ़ो और कागज उठाओ। ऐसे कैसे उठाओ? ये सब नहीं चलेगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारे सामने जो बैठे हैं वो मामूली बाबा नहीं है, बड़े प्रसिद्ध समाज सेवक गाड़गे बाबा के परम शिष्य सेवाराम बाबा। कौन गाड़गे बाबा और उनके शिष्य जो इतना उनकी महिमा का बखान किए जा रहे हैं? वो गाड़गे बाबा जिनका जन्म 23 फरवरी 1876 को अमरावती जिले के सेंड गांव में हुआ। पिता की मृत्यु के बाद मामा के पास रहे, फिर वहां से अचानक अज्ञातवास में चले गए। फिर पता नहीं कैसे ये बात दिमाग में आई कि वो भिक्षा मांगने लगे। मैंने गाड़गे बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे बाबा हमेशा उनके बारे में बताते हैं, और आप उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो आप भी हमारे लिए पूज्य हैं। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। भीम, आगे बढ़ो और ये बिखरे हुए कागज उठाओ और एक कागज मुझे देते जाओ। अपने सवालों का कुछ हिस्सा मेरे पास रहने दो। जाओ, बाकी के सवाल बांट दो। जी। ये लीजिए। चलता हूँ, प्रणाम। चलो। प्रणाम बाबा। खुश रहो। कैसे फकीर हो? वो तुम्हें बेवकूफ बना गया और तुम भावुक हो गए। भीमराव अंबेडकर था वो, और उसने हमें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ आज मेरी ये भेंट एक यादगार भेंट हो गई। एक पढ़े लिखे भीम से एक अनपढ़ फकीर की भेंट। बाबा, बाबा, बाबा मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको अच्छे से पहचान नहीं पाया। किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो? घर जाकर उन्होंने बाबा को आपके बारे में बताया और अंत में कहा कि कोई बात नहीं, जब गाड़गे बाबा के शिष्य मिल गए तो किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम ऑफिस जाओ, वो वही होंगे। हाँ, क्षमा कीजिए मुझे, मैं सच में आपको अच्छे से पहचान नहीं पाया। आप यहाँ मेरी लड़ाई लड़ते रहे और मैंने आपको ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। मैनेजर साहब, एक पढ़ा लिखा भीम और एक अनपढ़ फकीर बाबा साथ आ गए हैं। अब तो ये ताला टूटेगा।